हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज का हमारा स्थापना सेशन, जहां पर हम ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लैनेटरी विंड्स का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे स्थापना सेशन के अंदर हमने लास्ट वीक ज्योग्राफी के स्थापना सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था द विंड सिस्टम। और वहां पे हमने विंड सिस्टम, विंड्स के बारे में, विंड्स के फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में हमने जो है स्टडी कंप्लीट की थी। और आज हम परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो जो हमारा पिछला लास्ट स्थापना सेशन है ज्योग्राफी का, अगर उसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर उस सेशन को भी देख लीजिए। और उसके बाद अगर आप ये सेशन देखते हैं तो आपकी रिवीजन जो है प्लैनेटरी विंड्स की वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको हमारे एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के चैनल से अपनी प्रिपरेशन में फायदा हो रहा है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से अगर आपको फायदा हो रहा है, आपकी ज्योग्राफी रिवीजन में, स्टैटिक पार्ट की रिवीजन में आपको मदद मिल रही है, तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए और उसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ्स डाउनलोड करने को अवेलेबल होती हैं। जो भी सेशंस हम यूट्यूब के ऊपर लेते हैं उन सभी सेशंस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए वहां पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने लास्ट हमारा सातवां सेशन देखा है तो वहां पर हमने बात किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ विंड्स, कि किस अलग अलग प्रकार की, कितने अलग अलग टाइप्स की विंड्स हमें देखने को मिलती है हमारे प्लैनेट के ऊपर। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी प्राइमरी और प्लैनेटरी विंड्स, उसके बाद सेकेंडरी या फिर पीरियोडिक विंड्स, देन टर्शरी और लोकल विंड्स, एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। और आज के सेशन में हम लोग प्राइमरी और प्लैनेटरी विंड्स का डिस्कशन करने वाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे स्थापना के सेशंस होंगे वहां पर हम बाकी विंड सिस्टम्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी और प्लैनेटरी विंड्स के बारे में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दिस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ सरफेस विंड्स दैट कवर द एंटायर प्लैनेट। ये वो विंड्स हैं जो कि हमारे पूरे प्लैनेट के ऊपर ब्लो करती हैं। और इनके ब्लो करने का कारण क्या है, अगर आप हमारी स्थापना सेशन की लास्ट वीडियो को याद करिए तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब विंड्स ब्लो करती हैं तो उसका प्राइमरी कॉज होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से विंड्स की ब्लो करने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी कारण है। और ये जो हमारी प्लैनेटरी विंड्स ब्लो कर रही हैं, इनके ब्लो करने का भी जो मेन कॉज है वो है डिफरेंस इन दी प्रेशर अक्रॉस दी ग्लोब। और हम जानते हैं कि ये जो प्रेशर बेल्ट्स है हमारे पूरे प्लैनेट के ऊपर, वो किस वजह से बनती हैं, वो बनती हैं मेनली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटर से चेंज होते होते जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो बदलता है, उसके कारण ये सारे प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं। तो हमें पता है कि इक्वेटर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लो प्रेशर आता है, उसके बाद जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हाई प्रेशर के जोन आते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में इन बोथ द हेमिस्फेयर। और पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आती है, और इसके बाद पोल्स पे हमारा हाई प्रेशर का जोन रहता है। और इसी वजह से जो विंड्स ब्लो कर रही हैं, जिनको हम परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स या प्राइमरी विंड्स कह रहे हैं, तीनों नाम यूज किए जा सकते हैं इन विंड सिस्टम के लिए। ये जो विंड्स हैं ब्लो करती हैं इन सभी प्रेशर जोन्स के बीच में, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल बेल्ट के बीच में हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज या फिर ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर के बीच में अगेन हमारी वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं। पोलवर्ड्स और पोल्स की तरफ जाइए तो सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर जोन के बीच में हमारी पोलर ईस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं। तो ये हमारी थ्री मेजर टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड्स हैं। ठीक है, इसी के साथ द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स इज नोन एज द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर की जनरल सर्कुलेशन है। पूरे प्लैनेट के ऊपर ये जो सर्कुलेशन है लगातार चलती रहती है। सीजन्स जैसे बदलते हैं, जैसे जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट होता है, ये जो विंड्स हैं इनकी पोजिशन थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन ये विंड्स कभी भी ब्लो करना बंद नहीं करते। ये हमेशा विंड जो है वो ब्लो करते रहते हैं। बाकी जो विंड टाइप्स हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि पीरियोडिक विंड्स हों, चाहे वो हमारी सेकेंडरी विंड्स हों, चाहे वो हमारी टर्शरी विंड्स हो या फिर हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हों, वो विंड्स सीजन के हिसाब से कभी ब्लो करती हैं, कभी ब्लो नहीं करती हैं। बट ये परमानेंट विंड्स हैं, प्लैनेटरी विंड्स हैं, जो कि हमेशा हर सीजन में ब्लो करेंगी। थोड़ी सी पोजीशन ऊपर नीचे होगी लेकिन ये ब्लो हमेशा करेंगी। ठीक है, इसी के साथ द जनरल सर्कुलेशन ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, इसी की वजह से हमारे ओशन वाटर का सर्कुलेशन भी बनता है।
क्योंकि ये विंड्स परमानेंट है, ये हमेशा चलने वाली हैं, और इसी के कारण जब हम ओशन करंट्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ओशन करंट्स जो ओशन के अंदर चलते हैं वो भी इन विंड्स की वजह से गवर्न होते हैं। ये जो हवा चल रही है वो अपने साथ वाटर को बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो है खींच कर लेकर जाता है, और वहां पर हमें देखने को मिलते हैं ओशन करंट्स, राइट। एक एक करके इन सभी प्लैनेटरी विंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेड विंड्स और ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ये एक ही विंड पैटर्न का नाम है, ट्रॉपिकल रीजन में ब्लो करती हैं, इसके कारण का नाम है ट्रॉपिकल। ईस्टर्ली विंड्स हैं, ईस्टर्ली है इसका मतलब हुआ कि दे आर ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और आप यहां पर देख सकते हैं दिस येलो कलर्ड विंड्स दे आर ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन इन बोथ द हेमिस्फेयर टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। ठीक है, दीज विंड्स आर स्पेसिफाइड टू बी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जिस डायरेक्शन से आ रही है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से साउथ की तरफ आती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ आ रही है, राइट। और इसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इन विंड्स की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी बेंड हो रही है, टर्न होती हुई विंड्स हैं, और उसका कारण हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और आप देख रहे हैं कि जो विंड्स सीधा इक्वेटर की तरफ आनी चाहिए थी वो डिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा राइट की तरफ चली जाती हैं, और यही विंड्स जब साउथ में ब्लो करती हैं तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, right? The trade winds from these two hemispheres they meet at the ITCZ and also due to convergence they rise and cause heavy rainfall, क्योंकि ये जो दोनों विंड्स हैं आकर के इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन में मिलने वाली हैं, और यहाँ पर कन्वर्जेंस होगी इन दोनों विंड सिस्टम की, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर्स के ट्रॉपिक्स के बीच में कन्वर्जेंस जो होता है इन विंड्स का उसको हम बोलेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में दोनों विंड्स आकर के इक्वेटर के पास मिलती हैं, और जब वो आपस में टकराती हैं और राइज अप करते हैं, क्योंकि अब और कोई जगह तो बची नहीं इन विंड्स के जाने के लिए, सो ऑब्वियसली दे विल राइज अप, एंड व्हेन दे राइज अप दे कॉज हेवी रेनफॉल अलोंग द इक्वेटर, राइट। इसके बाद आता है हमारा पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज कौन सी विंड्स हैं? दीज आर द विंड्स अगेन फ्लोइंग फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन टू द वेस्टर्न डायरेक्शन फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर रीजन टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर रीजन। और ये ड्राई और कोल्ड विंड्स होंगी, क्योंकि ये पोल्स से निकल कर आती हैं, तो इनका जो टेम्परेचर है बहुत कम होगा, इनके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत कम होगा, और इसी के साथ ये जो विंड्स हैं टेम्परेट साइक्लोन्स को भी जन्म देती हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इस रीजन में ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन्स हैं, these cyclones get originated because polar easterlies winds आ रही हैं नॉर्थ से एंड वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं साउथ की तरफ से, और ये दोनों विंड्स आपस में आके कन्वर्ज करती है, और यहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, इसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट। नेक्स्ट कम्स योर वेस्टर्ली विंड्स। नाउ वेस्टर्ली विंड्स, दीज आर दी वेस्टर्लीज इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, दीज वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टू द ईस्टर्न साइड, ठीक है। और ये जो विंड्स हैं साउथ हेमिस्फीयर के अंदर, ये जो आपको साउथ हेमिस्फीयर की विंड्स दिख रही हैं, साउथ हेमिस्फीयर में ये विंड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा परसिस्टेंट रहती हैं, काफी ज्यादा रेगुलर रहती हैं, और इसका सिंपल सा कारण है, साउथ हेमिस्फीयर में जब हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस जोन में, इस लैटिट्यूड में लैंड मासेस बहुत कम है और ओशन की सरफेस बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो विंड्स ब्लो करती है उनको फ्रिक्शन जो है लैंड से बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, और उन विंड्स की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स बन जाती हैं। इसी के साथ क्योंकि ये ओशन के ऊपर ज्यादा लंबे समय से ब्लो कर रही हैं, और हमें पता है कि ओशन के ऊपर जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो काफी धीरे धीरे चेंज होता है, वो बहुत तेजी से चेंज नहीं होता है प्रेशर। अगर समर सीजन आ रहा है या फिर अगर विंटर सीजन आ रहा है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर अबव द ओशंस वो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखाता है, जिसके कारण ये जो विंड्स हैं इनकी डायरेक्शन और इनकी स्पीड में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, और ये हमेशा पूरे साल रेगुलरली अच्छी स्पीड में ब्लो करती रहती हैं, ठीक है। सो दीज वेस्टर्लीज दे आर बेस्ट डेवलप्ड बिटवीन 40 डिग्री साउथ एंड 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, और वहां पर उनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s नाम दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड। कि 40s में वो रोरिंग 40s हैं, यानी कि बहुत तेजी से विंड ब्लो कर रही है, और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ बढ़ती जा रही हैं उनकी स्पीड और बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये जो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s हैं, ये वेस्टर्ली विंड्स आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स हैं
ये उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, बहुत सारी ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर प्रेशर के बहुत सारे लोकल जोन्स बनते रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते रहते हैं, तो इन विंड्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जो कि साउथ में नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी इन तीनों विंड्स की। लेकिन इन तीनों विंड्स को समझने के बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना समझ लेना चाहिए, जो है ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अभी सरफेस के ऊपर देखा ITCZ यानी इक्वेटर का रीजन है, जहां पर विंड्स, ट्रेड विंड्स आकर दोनों हेमिस्फेयर से मिलती हैं। ये है हमारी ट्रेड विंड, ये है हमारी ट्रेड विंड। दोनों ट्रेड विंड्स आके इक्वेटर में मिलेंगी, इक्वेटर पे ITCZ बनेगा और वहां पर ये दोनों विंड्स आपस में टकरा करके ऊपर उठेंगी। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ट्रॉपिकल रीजन में ब्लो कर रही थी, इसका मतलब उनका टेम्परेचर हाई था और इसी के साथ मॉइस्चर भी हाई था, क्योंकि अगर विंड की टेम्परेचर हाई है तो वो ज्यादा वाटर को इवेपोरेट करवाएगा और अपने ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में एयर में स्टोर करेगा। और जब ये हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन होगी और थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, अच्छी खासी रेनफॉल होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से बह रही थी, और यही वेस्टर्ली विंड्स जो कि नॉर्थ की तरफ ब्लो करती हैं, वो भी इसी रीजन से ब्लो कर रही थी। अगर आप दोबारा इस डायग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे यही हमारा हाई प्रेशर रीजन है ना, यहां से विंड्स नॉर्थ की तरफ भी जा रही हैं, साउथ की तरफ भी जा रही हैं, और इसका ये मतलब हुआ कि इस रीजन में विंड्स जब एक्सपेल हो रही हैं, नॉर्थ और साउथ की तरफ ब्लो कर रही हैं, तो इनकमिंग विंड्स कहां से आ रही है? टॉप से। ठीक है, और ये जो टॉप से आने वाली विंड्स हैं ये एक पूरा सेल्यूलर सर्कुलेशन बनाते हैं, और इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा सेल्यूलर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सरफेस के ऊपर दीज आर ट्रेड विंड्स, these are westerlies, these are polar easterlies, right? And these winds are blowing on the surface, but जब ये winds हर प्रेशर बेल्ट पे पहुंचती हैं तो वहां पे या तो ये राइज अप करती हैं, अगर कन्वर्ज हो रही हैं विंड्स तो वो राइज अप करेंगी, और अगर उस रीजन से डाइवर्ज हो रही है विंड्स तो वहां पर अपर एटमॉस्फेयर से विंड नीचे आएगी, जैसा कि पोल्स में होता है, जैसा कि इस हाई प्रेशर जोन में होता है। और इससे बनती है हमारी 3 सेल्स, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। ठीक है, तो यानी कि हेडली सेल कहां बनेगी? अगर मैं आपको इसी डायग्राम के ऊपर दिखाने की कोशिश करूं, here these winds are blowing on the surface, then they rise up, then they go here and then they come down, और ये बन जाती है हमारी एक मेरिडियोनल सर्कुलेशन। देन यही विंड्स इधर जा रही हैं, राइज अप कर रही हैं, एक और सर्कुलेशन। अब उसके बाद पोल से विंड आ रही है, राइज अप कर रही है, अगेन अ सेल्युलर सर्कुलेशन। तो ये बन जाती है हमारी पोलर सेल, ये बन जाती है फेरल सेल, ये बन जाती है हेडली सेल, और वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, पोलर सेल, फेरल सेल और हेडली सेल। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन आपको बहुत ध्यान से क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पर ये डायग्राम जो है आपको इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे डायग्राम मिल जाएगा, इसी के साथ आपको और दूसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे जहां पर हवा नीचे जाएगी तो वहां पर डिसेंडिंग एयर विल वार्म अप होगी, इसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर रेनफॉल नहीं होगी, जहां जहां हवा राइज अप करती है वहां पर अच्छी खासी रेनफॉल होगी, इक्वेटर पे राइज अप करते हैं थंडरस्टॉर्म आएंगे, इस रीजन में जहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वहां एयर जाके कन्वर्ज करेंगे और वहां पर मैंने आपको बताया था टेम्परेट साइक्लोन्स बनेंगे, राइट? So this is the entire GS that you must know about the primary wind system और the planetary wind system। और इसी wind system के बाद जो हमारे दूसरे winds हैं, secondary winds हो गई, चाहे tertiary winds हो गई, चाहे geostrophic winds हो गई, उनका discussion आगे बढ़ता है। बट ये जो wind system है वो सबसे important wind system है। इसका significance आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरे planet के ऊपर जो heat का transfer है, हमें पता है कि इक्वेटर और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के अंदर द इंसोलेशन इज मच ग्रेटर एंड देयरफॉर द हीट इनपुट इज मच ग्रेटर एट द ट्रॉपिकल रीजन, और यही हीट जो है उसको पोल्स तक लेके जाने का, ट्रांसफर करने का काम इस विंड सिस्टम के द्वारा होता है। ओशंस के अंदर जो सर्कुलेशन चल रही है सरफेस पे, उसको चलाने का काम इन विंड्स के द्वारा होता है। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो, चाहे मॉनसूनल क्लाइमेट हो, चाहे लॉरेंशियन या ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हो, उन क्लाइमेट्स को इन्फ्लुएंस करने का काम भी इन्हीं विंड्स के द्वारा होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को मेरे साथ आप आंसर करिए, और अब मुझे पता चलेगा कि क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज विंड्स वो उतनी अच्छी है या नहीं है। लुक एट दिस क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज द विंड्स व्हिच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो दोनों हेमिस्फीयर में ब्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर के बीच, यानी कि इनको लगभग माना जा सकता है कि 40 या 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ।
तो कभी भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ब्लो करते हुए साउथ की तरफ जा रही है, पूरे इक्वेटर को क्रॉस कर रही है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बहुत ध्यान से जब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन स्टेटमेंट्स के अंदर कोई एरर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्लीज। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, विंटर रेन्स किसकी वजह से होता है, हम अक्सर बात करते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। राइट, एंड दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन टू द ईस्टर्न डायरेक्शन, और उन्हीं के कारण ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये किसके इन्फ्लुएंस में आती हैं, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आती है, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स ही वो विंड्स हैं जो कि वेस्ट से चल करके ईस्ट में आ रही हैं। तो यहां पर हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव स्टेडीली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में जनरेट होते हैं, वो ईस्ट में वो जहां भी उनकी जनरेशन होती है वो उससे वेस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम देखें इंडिया में जो अक्सर साइक्लोन्स आते हैं वो बे ऑफ बंगाल या अंडमान निकोबार रीजन के आसपास जनरेट होकर के वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए इंडिया के मेनलैंड पे एंटर करते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं किस फोर्स या किस विंड के इन्फ्लुएंस में वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं? ऑप्शन आर ट्रेड विंड्स, ऑप्शन बी वेस्टर्लीज, ऑप्शन सी कोरियोलिस फोर्स और ऑप्शन डी जेट स्ट्रीम। अब यहां पर जो वेस्टर्लीज हैं दे ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन। कोरियोलिस फोर्स जो है वो हर हेमिस्फीयर में राइट या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन करने का काम करती है, वो ईस्ट या वेस्ट की तरफ डायरेक्शन देने का काम नहीं करती। कोरियोलिस फोर्स विल ओनली डिफ्लेक्ट द विंड टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, बट किसी डेफिनेट डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर ना वेस्टर्लीज होना चाहिए ना कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्लीज ईस्ट की तरफ लेकर जा रही है, यहां तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वेस्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब हवा भी वेस्ट की तरफ जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो या तो जेट स्ट्रीम होगा या तो ट्रेड विंड होगा, और इस केस में बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात हो रही है यहां पर हम ट्रेड विंड्स आंसर रखेंगे, क्योंकि ट्रेड विंड्स आर द विंड्स विच ब्लो इन द ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स। अभी हमने देखा ट्रॉपिकल एटीट्यूड से स्टार्ट होकर के इक्वेटर की तरफ जाने का काम ट्रेड विंड्स करती हैं और वो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ब्लो करती हैं। इसके कारण हमारा आंसर क्या बनेगा यहां पर? ट्रेड विंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लुक एट दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज, अभी मैंने आपको बताया वेस्टर्ली विंड्स के को रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है, जो कि साउथ हेमिस्फीयर में 40 डिग्री साउथ के आसपास ब्लो करती हैं। स्टेटमेंट्स देखिए, स्टेटमेंट 1, दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, ओनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर दीज रोरिंग फोर्टीज दे ब्लो। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखें, दे ब्लो विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी। थर्ड, देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यस हमने देखा है कि वो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होकर के ईस्ट की तरफ जाने का काम करती हैं। राइट, ओवरकास्ट स्काइज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आप ऑप्शंस को भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर एक स्टेटमेंट भी आपने एलिमिनेट कर दी तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, एंड देयरफॉर वी हैव एलिमिनेटेड द स्टेटमेंट नंबर 1 एंड द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। Right, so friends, this is the discussion related to the permanent winds of the planetary wind system in on our planet, और इसी के साथ हमने अपना एक विंड सिस्टम जो है उसको यहाँ पर कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्थापना सेशंस के अंदर हम हमारी जो बाकी बची हुई सेकेंडरी, टर्शरी और जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है उनकी डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।